हमारे साथ अभी तक सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड हो रहा है, धोखा हो रहा है। आज 14-15 साल हो गए, घर का अता पता नहीं है, कहाँ है पैसा, कहाँ चला गया हमारा। तो बाहर निकलो तो कहाँ जाएं हम। घर के पैसे तो यहाँ लगा दिए अपना मकान। मैं हूँ आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट में और मैं अर्थ टाउनी प्रोजेक्ट के पास हूँ। जो मेरे चारों तरफ ये देख रहे हैं आप, ये सारे अर्थ टाउनी प्रोजेक्ट के फ्लैट्स हैं जो 2010 में लॉन्च हुए थे और करीब 3000 लोगों ने यहाँ पे अपने लिए फ्लैट बुक कराया था। लोग बता रहे हैं कि 2015 के बाद यहाँ पे काम बंद हो गया और आज 10 साल हो गया है और अभी भी यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कई लोग खड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। ये सब लोग आए हैं यहाँ पे और इनसे हम बात करते हैं कि क्या इनकी परेशानी है, क्या मुद्दे हैं, आखिर क्यों इतने साल हो गए इनको अभी तक इनका घर नहीं मिला। हमने 2010 में घर बुक किया था और 2012 में ये रिटायर हो गए। सारी पूंजी दे दी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बेटे हैं, बेटे बाहर निकाल देते हैं, हम कहाँ जाए। रेंट पर रह रही माई दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। बच्चे कहते जाओ बाहर निकलो तो कहाँ जाएं हम। घर के पैसे तो यहाँ लगा दिए अपना मकान में लगा दिए सारी पूंजी, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम कहाँ जाएं। हम लखनऊ भी गए थे। हमने तो यही है जी, हमारा घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमारा घर दिला दो। मैं यहाँ पे 2010 में एक घर के लिए मकान बुक करवाया था जो कि आज तक नहीं मिला और हम इसके लिए वेरियस कोर्ट्स में लड़ रहे हैं और आज तक लड़ ही रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। 2011 से ही हमें मालूम पड़ गया था कि ये लोग जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, क्योंकि 11 से ही हम इनके पीछे पड़े हुए थे कि आप ये मकान क्यों नहीं बना रहे हो, क्यों स्लो कंस्ट्रक्शन हो गया। तो और उसके बाद हम अथॉरिटी पे भी फॉलो अप करते रहे। 2014-15 से अथॉरिटी से फॉलो अप करते रहे, पर अथॉरिटी जो है हमें हमेशा बोलते रहे कि यू आर थर्ड पर्सन, हमारे लिए जो है आपको हम डील नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बिल्डर को ज़मीन दिया है तो बिल्डर से ही हम डील करेंगे। हमने अपनी बेटी के लिए लिए थे 2010 में। तो बेटी की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। ससुराल वाले बोलते होंगे कि मैके वाले झूठे हैं, इन्होंने दिया फ्लैट के नहीं दिया। फिर अब वो तो भगवान जाने, ये जो उन्होंने पैसे लिए वो जाने। हमने 2014 तक हमने चेक से पैसे दिए और अब वो अभी तक मिल ही नहीं रहे। तो ससुराल वाले भी तो उसको परेशान कर रहे होंगे कि दे रहे नहीं दे रही। फिर हम तो बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान। अब 2014 तक हमने पैसे दिए, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता है कि हमारे को फ्लैट है, कोई नाम निशाना कुछ नहीं है। फिर अपने लिए होते तो चले भी जाते। बेटी की तो बेइज्जती होती होंगी ससुराल में, वो भी बोले होंगे इसके माँ बाप झूठे हैं, उन्होंने दिया नहीं दिया, वो ऐसे बोले होंगे झूठे। और 2011 में मैंने यहाँ घर बुक किया था, तब मैं पैरों से भी ठीक था, सब कुछ था, बढ़िया काम धंधा करता था। अब मेरी हालत ये होगी कि अपनी सारी जमा पूंजियाँ लगा बैठा हूँ, बैंकों की किस्तें भर रहा हूँ। बैंक के रोज गुंडे आ जाते हैं कि किस्त दो, नहीं तो बैंक की किस्त बाउंस हुई तो मेरे को धमकियाँ देने लगते हैं। आज 14-15 साल हो गए, घर का अता पता नहीं है, कहाँ है पैसा, कहाँ चला गया हमारा। तो सब बर्बाद कर दिया इन्होंने, रात वालों ने बिल्कुल लूट के चले गए हैं। एक आम आदमी को सोचा भी नहीं है कि उसकी कहाँ से ऊपर कितने पैसे लगाता है। उसकी हमारी वर्थ अगर 10 लाख की थी तो हमने तब 12 लाख का यहाँ घर खरीदा था और आज सारा पैसा दे दिया। बैंकों ने अपना पैसा ले लिया, लोन ले रहे हैं, किस्तें ले रहे हैं, रोज गुंडे भेज देते हैं। अगर एक महीने की किस्त बाउंस हो जाए तो घर पे धमकी देने आ जाते हैं कि किस्तें दो जी, किस्तें नहीं भरी तो आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, धमकियाँ दी जाती हैं। मैं दिल्ली जनकपुरी से हूँ और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो बिल्डर हैं वो बिल्कुल मेरे पड़ोसी थे और आना जाना घर में ऐसे था कि बस यहाँ से हमेशा गए। उनके साथ बहुत हमारे अच्छे साथ ताल्लुकात थे। आंटी जी ले लीजिए, अंकल जी ले लीजिए, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है, ले लीजिए। उन्होंने ऐसा हमें उन्होंने किया कि हमने एक के बजाय 2 मकान उसमें ले लिया। हमने सोचा चलो मेरा परिवार है, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, बहू, मेरी बेटी और अब आगे मेरे बेटा इतना बड़ा हो चुका है और उसके आगे बच्चे हैं, पोता है, पोती है। उनकी फर्दर स्टडीज़ के लिए मैंने सोचा था चलो जी ये मकान हो जाएगा, हम यहाँ पर आएंगे, सेटल होएंगे, दोनों मकानों में हम रहेंगे। पर अब ये हाल हुआ कि मतलब उनको जेल हो गई, सब कुछ हो गई। उसके बाद भी जब जेल से वो छूट कर आए तब भी उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि नहीं आप मत हम पर केस करिएगा, कुछ मत करिएगा, हम आपको मकान ज़रूर दे देंगे। 62 सेक्टर में रहती थी पहला, लेकिन मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। लेकिन मैंने 2011 में बुक किया था मकान। मेरे को मकान का तो मुझे अलॉटमेंट लेटर मिल भी गया था, लेकिन दुकान भी मैंने बुक की हुई है। दुकान भी इसी में बुक किया हाँ था जी, बुक भी इसी में की हुई है, लेकिन मुझे वो नहीं मिला है। तो कैसे लेटर कैसे नहीं मिला? आपने मैंने 9 लाख रुपए दिए थे उसमें
फिर बोले कि अब की बार मिल जाएगा अलॉटमेंट लेटर, लेकिन उस टाइम मैंने कहा चलो अब मिल जाएगा, मैंने कहा भाई दिलाओ। फिर उसमें केस डल गया, इसमें पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई थी, मुझे कुछ नहीं मालूम, हम तो गांव से आते थे, हमें कुछ नहीं मालूम, हमने अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ किया। लेकिन आज हमें रोना छूट रहा है कि हम ना घर के रहे ना द्वार के रहे, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है रहने के लिए भी, किराए के मकानों में घूम रहे हैं। इधर भी मकान में 17-18 लाख रुपए दे चुकी हूँ और दुकान का 9 लाख रुपए दे चुकी हूँ। पता नहीं कब तक ये सरकार सुनवाई करेगी हम लोगों की। मेरा इसी अर्थ टाउनी में ही घर है। मेरा सिर्फ सबसे पहले तो हाथ जोड़ करके मोदी जी से, योगी जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं। हमारे पेरेंट्स ने ये घर लिया था कि हाँ मिल जाएगा, अब हम लोग भी मतलब एक 50 क्रॉस कर ही चुके हैं एक तरह से, और पता नहीं है, उम्मीद नहीं है कि आगे कितना समय रहेगा। बच्चे छोटे छोटे थे, उनकी स्कूलिंग के लिए कि हाँ 2015 में हमें मिल जाएगा, लेकिन हमारे साथ अभी तक सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड हो रहा है, धोखा हो रहा है। अभी किराए घर में रहते हो? किराए के घर में रहती हूँ, EMI पे करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ। बैंक को मना करा कि मैं नहीं पे कर पाऊंगी। आप वर्किंग हो? हस्बैंड? मैं वर्किंग हूँ, मजबूरी में ही वर्किंग हूँ, लेकिन मैं वर्किंग हूँ क्योंकि EMI अगर नहीं दूंगी तो कुछ नहीं चल सकेगा। और EMI मैंने बैंक से रिक्वेस्ट करी कि आप मेरी EMI स्टॉप कर दीजिए क्योंकि मुझे घर नहीं मिला है अभी, या मेरा लोन कहीं और ट्रांसफ़र कर दीजिए। उन्होंने कहा बिना आपके पेपर्स के हम लोन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप बंद करना चाहोगे तो आपके ऊपर कार्यवाही करी जाएगी। और वो बैंक के रूल है कि आपके ऊपर कार्यवाही कीजिए, आपके पास मकान मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा, लेकिन कार्यवाही आपके ऊपर होगी और आपका सिविल खराब होगा। कल को आप सड़क पे आओगे, आपके घर पे कोई तकादा करने आएगा बैंक का, हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज़ के लिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बोला। तो आज मजबूरी में मैं EMIs भी दे रही हूँ, मैं अपने घर का किराया भी दे रही हूँ, बच्चों को किस तरह से एजुकेशन करा रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। तो मेरी तो सीरियसली सिर्फ योगी जी और मोदी जी के ऊपर ही अब उम्मीद और हाथ जोड़ करके विनती है कि प्लीज़ हम लोगों को न्याय दिला दीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक घर दिला दीजिए ताकि जीते जी इस घर में जितनी पूरी लाइफ की पूंजी लगाई है वो हमें मिल जाए, बस ये रिक्वेस्ट है मेरी। मैं बैंक ऑफ इंडिया में एज ए ऑडिटर रिटायर हुआ हूँ। मैंने अपनी वाइफ और अपने बेटे के नाम से ये बुक कराया था, तो इन्होंने कहा था कि आप डाउन पेमेंट कर दो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं ये देख रहा था कि मेरा ये भांजा रहता था, तो कह रहा कि कंस्ट्रक्शन चल तो रही है लेकिन स्लो चल रही है, आपको पेमेंट नहीं। कब से कंस्ट्रक्शन ये स्लो? 2014 में कंस्ट्रक्शन स्लो हो गई। 2014 से 15 तक बस 2-4 लेबर लगाते थे बस जस्ट दिखाने के लिए। जब बिल्डर का जब डिस्प्यूट कब हुआ? डिस्प्यूट हो गया था इनका कि 2012 में ही, नहीं 2012 में ही पता लग गया था मेरे को, लेकिन नहीं लेकिन फिर मैं भी हमने पेमेंट काम कब केस कब से शुरू हुआ? कोर्ट में 2015 में ब्रेक हो गया था। 2015 में बिल्कुल ब्रेक हो गया। हाँ जी बिल्कुल। ये भाग रहे थे तो एक सिंगापुर जा रहे थे तो गुप्ता जी, तो वहाँ हमारे एक सिक्योरिटी वाले ने पकड़ा, भाई ऐसे ऐसे कैसे जा रहे हो, तो उसी ने ही पकड़वाया था। बाद में ये पता लगा कि इन्होंने सारे फंड्स डाइवर्जन कर दिए हैं, कोई चंडीगढ़ मोहाली में लगाया, कहीं सऊदी अरबिया में लगाया, कहीं पे दुबई में लगाया। इस प्रकार से सारे जो फंड्स हमारे लेते थे वो सारे डाइवर्जन करते थे। मैं छोटी सी एक शॉर्ट में कहना चाहूँगी कि हमारी हार्ड अर्न मनी 95 लाख मेरे गए हुए हैं उस मकान में, हार्ड अर्न मनी। और 2015 जुलाई में इन्होंने कहा था आपको दे देंगे, लेकिन तब से हम लोग चक्कर काट काट के परेशान हो के आज आप हमारी कंडीशन देख लीजिए। उसमें हम शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी हर तरह से हम लोग कमज़ोर हो चुके हैं, और फैमिली के ऊपर से हमारे ताने हमें सुनने पड़ते हैं, और हमारी जो सारी कमाई थी वो सब फंसी हुई है उसमें। मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ। 2014 में मैंने ये फ्लैट 3050 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से 46 लाख का लिया था। हमने इनको 30 लाख की पेमेंट कर दी है, 16 लाख की पेमेंट बकाया है। हमें उस टाइम ये आश्वासन दिया था कि आपको 1.5-2 साल में कब्जा इसका मिल जाएगा। वैसे वास्तविक रूप में इसका कब्जा तो 2013 में मिलना था, तो लेट हो गया था। मैं ये महसूस करता आज तक तो हम लड़ते आ रहे हैं, हम टायर्ड हो चुके हैं। मैंने जब एनालाइज किया कि क्या कारण है, इतने दिन यहाँ आते रहे, तो हमने उसका कंक्लूजन निकाला कि सबसे पहले तो अथॉरिटी ने बेमनी की है। जो अलॉटमेंट इसको 20% अलॉटमेंट मनी देनी थी, 10% रजिस्ट्रेशन, 30% देना था जो बिल्डर ने, तब उनको ज़मीन मिली थी। अथॉरिटी ने 10% लेकर इसको कब्जा दे दिया। हमने अर्थ टाउनी में 2012 में घर बुक करवाया था और हमने अपने सारे जीवन भर की कमाई यहाँ पे लगा दी। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, हमने 35 लाख का फ्लैट था, उससे भी ज़्यादा हम दे चुके हैं सर्विस टैक्स, लेकिन आज तक हमें घर नहीं मिला। और कभी हम एनसीएलटी जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमें डेट पे डेट के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। अभी तक हमारे प्रति कोई डिसीजन नहीं हो रहा कि हमें कोई घर मिले। मैं यहीं का सर रहने वाला हूँ, और ये प्रोजेक्ट अर्थ टाउनी प्रोजेक्ट है मेरी। इसमें 3 कॉमर्शियल है। ये देखो, ये हमने कराई थी 2012 में बुक, ये देखिए सर 2012 में बुक। और सर हमने 100% पेमेंट जो इन्होंने ले ली है असोर रिटर्न के चक्कर में, कि आपको असोर रिटर्न मिलेगा। असोर रिटर्न हमारा 2 साल तक आया, लेकिन उसके बाद में इन्होंने असोर रिटर्न को भी बंद कर दिया। ये मॉडल जो उन्होंने दिखाया
ये कह के कि ये ग्रीन एक फील्ड हमारी आएगी जो वन ऑफ द बेस्ट ग्रीन फील्ड होगी। ओके, इस ग्रीन फील्ड पे इतने पार्क होंगे, 2 स्विमिंग पूल होंगे और टावर के साथ, हर एक कॉर्नर वाले टावर के साथ आपके प्योर वेंटिलेशन होगा। इसी चीज को लेके हमें उन्होंने ट्रैप किया। इवन उन्होंने ये बताया कि जो नॉर्मल ब्रिक्स होती हैं वो भी हम यूज नहीं करेंगे, वी विल बी यूजिंग कैश ब्रिक्स। आप ये देखो कि कितना बेवकूफ हमको बनाया। हम बेवकूफ बायर लोन लेके और अभी तक उसकी किस्तें भर रहे हैं और 2011 से लेके 2025 तक आई थिंक मेरे सारे जो कोलीग्स हैं, मेरे जो सारे बायर्स हैं, वो खून के आंसू रो रहे हैं। मैंने ये इन्वेस्टमेंट एज अ यूथ किया था, 27 या 28 इयर्स की एज में मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया था। टुडे आई एम टर्निंग 40-41। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, होली, दिवाली, समर वेकेशंस, ये सब हमारे जुडिशियल सिस्टम्स के लिए हैं। हमारे लिए एज अ होम बायर ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब ये हमने इन्वेस्टमेंट किया हमें अच्छे ग्रीन सपने दिखाए गए, सिंस इट्स अ ग्रीन प्रोजेक्ट। और आज के टाइम पे ये पूरा एक खंडर बना दिया गया है जहाँ पर अथॉरिटीज़ का, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई हाथ नहीं है टू सेव द होम बायर्स फ्रॉम इट। एक ये डीप वेल बन गया है जिसमें हमें डाल दिया गया है और निकालने के लिए कोई भी हाथ नहीं बढ़ाता है। हम लोगों ने अर्थ टाउनी में 2010 में फ्लैट कराया था बुक। ये इसका अलॉटमेंट लेटर है। 2010 में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट के हिसाब से दिया था और 2014-15 तक जब इसका कंस्ट्रक्शन हुआ 95% अमाउंट, तकरीबन 24 लाख हम पेमेंट कर चुके हैं, 5% बकाया रह गया है। 2014-15 से जब ये डायरेक्टर्स इनके सारे जेल में चले गए फाइनेंशियल फ्रॉड करने के बाद, NCLT में लगातार हमारा केस चलता रहा और NCLT में हमारे फेवर में डिसीज़न भी आ गया और रोमा बिल्डर्स को एलोकेट भी कर दिया उन्होंने। लेकिन उसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने कुछ पेंडिंग ड्यूज़ होने के कारण ये उसके नाम अलॉट नहीं करा रोमा बिल्डर से, सो दैट कि रोमा बिल्डर अभी उसको कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाया। इसके अगेंस्ट में हम लोग फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में गए। जब नोएडा अथॉरिटी वालों से बातचीत नहीं बन पाई, NCLT में भी डेट पे डेट पड़ी, तो फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट होने के नाते हम सब लोगों ने सोचा एक बार सुप्रीम कोर्ट में जाके देखा जाए कि जो कुछ भी डिसीजन होगा वो हमें भी मान्य होगा, बिल्डर को भी मान्य होगा और नोएडा अथॉरिटी को भी मान्य होगा। इस मामले में NCLT द्वारा नियुक्त RP का कहना है मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए काम रुका है। जैसे ही कोई फैसला आएगा काम शुरू कर दिया जाएगा।